हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में कल 525 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। ठीक है, ये इस तरीके से हम अभी लास्ट जो करीब 15 वीडियोज़ हैं इनमें हमने 1 से 525 तक का प्रश्न कंप्लीट किया। ठीक है, प्लेलिस्ट में 25 वीडियोज़ हैं, तो करीब 10 वीडियोज़ ऐसे हैं जिनमें 15 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर एक हिसाब से देखा जाए तो करीब 700 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये 700 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 1500 करीब 1500 प्रश्न कराएंगे हम, तो 700 कंप्लीट हो। बाकी जो बचे हैं उनमें वीडियो थोड़े बड़े होंगे अब, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। टाइम बहुत कम है और समय अगर बहुत कम है तो हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो वीडियो 1 घंटे की होती है या 55 मिनट की होती है, अब वो वीडियो चलेगी लगभग 2 घंटे की, या फिर लगभग 90 से 100 मिनट तो रहेगा कम से कम। इतना ध्यान रखना कि 90 से 100 मिनट हम की वीडियो बनाएंगे। अब एक वीडियो में कम से कम रहेंगे 60 प्रश्न। ठीक है, 50-60 प्रश्न, 60 प्रश्न कम से कम एक वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आज का है ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित है। और भूगोल कौन? भारतीय भूगोल। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बताना है कि इनका जो गठन हुआ है समय के अनुसार, पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे ये बताना हमें इसमें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले गठन के से लेकर अंतिम तक, अंत में जिसका गठन हुआ, इस हिसाब से हमको सजाना है। ठीक है, तो हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारतीय मैदान है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है बहुत पुराना भाग है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है ना आपने कि पैंजिया पैंथालासा से टूटा हुआ भाग था, वो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन प्लेट खिसक रही थी, तो वो जो नीचे हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया से ही अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराया है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा सबसे पहले आया, क्योंकि जब ये टकराया है यूरेशियन प्लेट से, तेथिस सागर को सिकोड़ना स्टार्ट किया, तब हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो प्रायद्वीप पठार पहले बना, उसके बाद हिमालय बन रहा है। तेथिस सागर जब सिकुड़ रहा तो हिमालय हो गया। अब हिमालय की नदियाँ निकल रही हैं, हिमालय को काट के गाद का निक्षेप कर रही हैं ला के मैदान में। कहाँ पे? उत्तर भारत के मैदान में। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले 2, तो इसमें 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसमें देखिए 2 1 3 कहाँ है? सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है। देखिए, सबसे पुराना प्रायद्वीप हिस्सा हमारा है क्या? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूमि में कौन कौन क्षेत्र आते थे भाई? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। ध्यान रखना है, अगर आपने ज्योग्राफी के नोट्स पढ़े हैं तो उसमें हमने इस चीज़ को बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका गोंडवाना के ही भाग हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन दूसरे हिसाब से हो जाए कि गोंडवाना भूमि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दे दिया गया 5 ऑप्शन, हो सकता है उसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका दे दिया जाए,
तो भी सही रहेगा, या फिर अफ्रीका नहीं मेडागास्कर दे दिया जाए तो भी सही रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रायद्वीप भारत के उत्तरवर्ती भाव के कारण क्या हुआ, प्लेट की टक्कर होती है फिर यूरेशियन प्लेट के साथ। इसी में अवसादी चट्टानें क्या होती, टेथिस के रूप में जानी जाने वाली जियोसिंक्लाइन में जमा हुई थी। उन्हें पश्चिमी एशिया हिमालय की पर्वतीय प्रणाली बनाने के लिए मोड़ दिया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। टेथिस सागर के बाहर हिमालय का उत्थान प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी तट के उपसमूह के परिणाम स्वरूप एक बड़े बेसिन का निर्माण हुआ, और समय के कारण यह अवसाद धीरे धीरे उत्तर में पहाड़ों से बहकर आने वाली नदियों और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार द्वारा तलछट के जमाव से भर गया, और व्यापक जलोढ़ निक्षेप की एक समतल भूमि के कारण भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो भारत उत्तर का विशाल मैदान है ये अग्रगर्त का परिणाम है, ये भी ध्यान रखना। किसका परिणाम है, अग्रगर्त का परिणाम है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, न्यायालय दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के सवालों का फैसला करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, न्यायालय नहीं करेगा उसमें कुछ हस्तक्षेप। उसमें कौन, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या फिर विधायिका, चुनाव आयोग विधायिका। ठीक है, ध्यान रखना, कुल मिला के चुनाव आयोग ही करेगा। ठीक है, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य जिसकी शक्तियां संविधान द्वारा प्रक्रिया या व्यापार के संचालन के लिए निहित है या आदेश बनाए गए रखने के लिए है, विधानमंडल उसके खिलाफ अभ्यास के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा उन शक्तियों। ठीक है, तो अदालत की शक्तियों के अधीन होगा, ये बात तो सही है, कोई भी व्यक्ति होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए, अनुच्छेद 212 है, क्या कहता है, न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही में पूछताछ नहीं करने का प्रावधान करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 212 क्या कहता है कि भाई विधानमंडल की कार्यवाही में आप पूछताछ नहीं कर सकते। राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता की प्रक्रिया को किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर विचाराधीन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसके पास शक्तियां इस प्रक्रिया के तहत या व्यवसाय के संचालन के लिए निहित है या व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधानमंडल के संबंध में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। ठीक है, इसलिए न्यायालय क्या है, न्यायालय कार्यवाही के अंतिम चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या दोषी विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के सवालों का फैसला करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला कब का है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। किहलो होलोहन मामले में यही देखा गया है, किहलो होलोहन मामले में ये देखा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि न्यायालय हस्तक्षेप जो नहीं कर सकता दल बदल वाले विरोध में कानून में, वो किस मामले से संबंधित है। ठीक है, तो मामला है किहलो होलोहन मामले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है कि समाज में संरक्षित कुछ क्षेत्र हैं फिर एसोसिएटेड स्टेट भी हैं। ठीक है, देखिए डिब्रू सैखोवा आसाम में है, सबको पता होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल में है क्या, ये है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, राजस्थान में है, भरतपुर में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उत्तराखंड में है, बात सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सी इसका सही उत्तर। हाँ ठीक है, तो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, ये कथन ऊपर दिए गए हैं, ये किस झील से या किस जगह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ज्ञात उल्का पिंड है और विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सही है, क्या है, उल्का पिंड है, विश्व प्रसिद्ध है, ये बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ऐसा ज्ञात उल्का पिंड है। ठीक,
यह प्लेस्टोसीन एपोज के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसे 1979 में राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो रामगढ़ है, पैगोंग सो झील है, ढला झील है, कौन सा डल झील है, ढला नहीं डल झील है। डल झील के बारे में तो ऐसा कुछ सुना नहीं गया कभी। ठीक है, ये आपकी लोनार झील है। लोनार कहाँ है? ठीक है, तो लोनार है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, ये इसका सही उत्तर है। देखिए बुल्ढाना जिला है, इसमें 56,000 साल पुरानी है। ध्यान रखना, बुल्ढाना जिले में 56,000 साल पुरानी लोनार क्रेटर अभयारण्य झील, लोनार क्रेटर अभयारण्य झील लाल गुलाबी हो गई थी, इसलिए समाचार में आई है। ठीक है, समाचार में क्यों आई? क्योंकि ये लाल गुलाबी हो गई थी। शायद यह लवणता और जल में जो शैवाल हैं उनकी उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ था। लोस्टर झील प्लेस्टोसीन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा बनाई गई थी। वही लोस्टर मतलब लोनार झील। ठीक है, यह पृथ्वी पर कहीं भी बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ज्ञात हाइपर वेलोसिटी उल्कापिंड गड्ढा है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा 1979 में राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में सूचित किया गया। इसी तरह के दो अन्य हैं, एक है मध्य प्रदेश और एक है राजस्थान। मध्य प्रदेश में अच्छा वो डल नहीं ढाला है। ठीक है, तो ढाला है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में रामगढ़ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ढाला और रामगढ़ हैं तो, लेकिन ये दोनों अज्ञात हैं लोनार की अपेक्षा में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लोनार की अपेक्षा में ढाला और रामगढ़ दोनों अज्ञात हैं। ठीक है तो वही चीज़ ये भी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है, ये किसके लिए ऐसा करता है ये बताना हमें। तो देखिए जैव विविधता के लिए काम करता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जल के लिए भी काम करता है, भूमि अवक्रमण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, अनवरत जैविक प्रदूषक, इन सभी के लिए यह अनुदान प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए 7 चीज़ों के लिए अनुदान करता है ये ध्यान रखना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह के पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 1992 रियो सम्मेलन, याद रखना। GF ने अनुदानों में 20.5 बिलियन डॉलर के करीब प्रदान किया और 170 देशों में 4800 से अधिक परियोजनाओं के लिए सह वित्त पोषण में अतिरिक्त 112 बिलियन डॉलर इसने जुटाया भी है सहायता के रूप में। UNDP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNDP, UNEP और विश्व बैंक लागू करने वाले 3 प्रारंभिक भागीदार हैं। कौन कौन भाई? UNDP है प्लस UNEP है प्लस वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना, ये तीनों लोग भागीदार हैं किसके? GEF के। ठीक है, GF नहीं GEF के हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के। ठीक है, तो ध्यान रखना UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक। अब देखिए इसके काम क्या क्या हैं। जैव विविधता वहाँ पे है ऑप्शन में, जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन। ठीक है, रसायन, अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स जल, भूमि अवक्रमण, सतत वन प्रबंधन REDD+, REDD+, ओजोन परत रिक्तीकरण, इन 7 चीज़ों में अनुदान करता है ये UNDP, UNEP और मतलब वर्ल्ड बैंक, तीनों मिल इसके भागीदार हैं, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएं GSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। हमेशा बताते हैं कि प्रश्न आप पढ़िए, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना आपको कि सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, लेकिन आप लोग गलती ज़रूर करते हैं इसमें। ठीक है, तो सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएं GSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
और बताना है कौन सा कथन सही है। यह एक तरजीही क्या है? यह एक तरजीही टैरिफ प्रणाली जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाती है। बात तो सही है। सामान्यकृत प्रणाली वरीयताएं जो हैं ये एक तरजीही टैरिफ प्रणाली होती है जो विकसित देश विकासशील देशों को देते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसमें जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए सभी उत्पादों के घटे या शून्य टैरिफ शामिल हैं। बात क्या हो गई? सभी उत्पाद। तो हमने बताया क्या है, जोर देने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखना है, रुकना है। ठीक है, सभी, कुछ भी, हमेशा, केवल, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है हमारे हिसाब से। अभी बाकी देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है जीएसपी लाभ को वापस लेने से भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीएसपी लाभ को वापस लेने से भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बात ये सही है कि गलत है? देखिए, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है सामान्य की प्रणाली वरीयता क्या है कि तरजीही प्रणाली है, टैरिफ प्रणाली है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं किसी पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, सबको विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता है, मदद है। ठीक है, वरीयता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका। हाँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही, इसलिए इसके हिसाब से ए होना चाहिए। देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। ए ही सही होना चाहिए, वैसे ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सामान्यकृत प्रणाली वरीयताएं एक तरजीही टैरिफ प्रणाली जो विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों, जिसे वरीयता प्राप्त देशों या लाभकारी देशों के रूप में भी जाना जाता है। वरीयता प्राप्त या फिर लाभकारी देश, ठीक है, द्वारा विस्तारित किया जाता है। यह इस अर्थ में एक तरजीही व्यवस्था है कि यह विकासशील देशों से रियायती कम शून्य शुल्क आयात की अनुमति देता है, कम या शून्य शुल्क की। ठीक है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान आदि सहित विकसित देश विकासशील देशों से आयात करने के लिए जीएसपी देते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, ब्रिटेन है, जापान है, जैसे विकसित देश है। जीएसपी में जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए पात्र उत्पादों के घटे शून्य टैरिफ इसमें शामिल होते हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है आपके। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत ही था। आगे भी है, अभी देख लेते हैं क्या है। जीएसपी दुनिया के सबसे गरीब देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने क्या है, सबसे गरीब देशों को क्या करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और गरीबी से उनको बाहर निकालने के लिए व्यापार का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना है, यूएसटीआर। ठीक है, भारत उन 94 उत्पादों के लगभग 50 उत्पादों का निर्यात करता है। भारत 94 में से 50 उत्पादों का निर्यात करता है जिन पर जीएसपी लाभ रोक दिया जाता है। ठीक है, जीएसपी हटाने का भारत पर उचित प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल नहीं होगा, क्योंकि देश में 2017-18 में 48 बिलियन डॉलर के कुल निर्यात में से जीएसपी मार्ग के तहत लगभग 5.6 बिलियन डॉलर के निर्यात पर तरजीही शुल्क का आनंद लिया है। जीएसपी लाभ को वापस लेने से भारत से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से फिर भूगोल के प्रश्न स्टार्ट हो गए। देखिए, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और जो यहाँ से वापस जाएंगे स्थलीय विकिरण उनके लिए अपारदर्शी है, तो बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यही काम करता है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, बात सही है या फिर गलत है? दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। यह आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, जो सौर की किरणें आती है उसके लिए पारदर्शी, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। ध्यान रखना है, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी और सूर्य के लिए पारदर्शी। ये स्थलीय विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करता है और इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह की ओर वापस दर्शा देता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार भी है।
प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण इनका आयतन बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट सही थे इसमें। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। ट्रोपोस्फियर परिवर्तन क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि हवा इस परत में कभी स्थिर नहीं रहती है। बात सही है या फिर गलत है? बात सही है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में सभी जलवायु और मौसम परिवर्तन होते। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल है, ठीक है। सम प्लस ताप, जब सब कुछ समान है तो कैसे जलवायु मौसम परिवर्तन होगा? तो गलत हो गया। समताप मंडल को उन विमानों के उड़ने के लिए आदर्श माना जो हवा को यहाँ पर हवा में उड़ाते हैं। तो ये भी गलत है, ठीक। तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है और बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। देखते हैं ए सही उत्तर। हाँ, देखिए, ट्रोपोस्फियर में हवा कभी स्थिर नहीं रहती है, इसलिए इसको चेंजिंग स्फीयर भी मतलब परिवर्तन क्षेत्र, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है। कारण क्या है? मजबूत संवहन धाराएं भूमध्य रेखा के पास ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं। कैसे? ऐसे है ना, आप मैप में देखे होंगे, ऐसे फिगर बनता है, ऐसे ये 8 और इधर 18, ठीक है, ऐसे रहता है ना। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा और ये है ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संवहन धाराएं बहुत तेज चलती हैं और क्या करती है, वो उसको उठा देती है, ऊपर कर देती हैं। इसलिए इसकी यहाँ की ऊंचाई हो जाती है 18, यहाँ की हो जाती है 8, क्योंकि यहाँ पे संवहन धाराएं उतनी तेज नहीं चलती हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका। आगे भी है, सभी जलवायु मौसम परिवर्तन कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर मतलब शोभमंडल में, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती। स्ट्रेटोस्फियर में हवा क्षैतिज रूप में उड़ती है। कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चलती है बराबर से, ठीक है ना। इसलिए इस परत को विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ध्यान रखना, आदर्श माना जाता है विमान उड़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भूगोल संबंधित प्रश्न है। इसमें बताना जोड़ा कौन सा सही है। गलत जोड़ा नहीं मिलाना है, सही बताना है, ठीक है। देखते हैं। देखिए, चिनूक अपलेशियन पर्वत सही है। दूसरा, बोरा, बोरा पश्चिम अफ्रीका। एलिफेंटा दक्षिणी कैलिफोर्निया, हरमट्टन आल्प्स और फ्रांस में बहती है। तो ये चारों जोड़े क्या हैं? सही हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे चिनूक, बोरा, हरमट्टन, एलिफेंटा के बारे में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो गया। अब देखते हैं चिनूक या हरमट्टन कैसी हवाएं हैं। चिनूक क्या है? गर्म शुष्क हवा है, ध्यान रखना है। चिनूक गर्म शुष्क हवा है, रॉकीज पर्वत में उभरती है। ये चिनूक गर्म शुष्क हवा है, रॉकीज पर्वत में बहती है। बोरा ठंडी शुष्क हवा है, हंगरी से उत्तरी इटली तक बह जाती है। ये बोरा जो है ठंडी और शुष्क है, ये हंगरी से उत्तरी इटली तक जाती है। चिनूक गर्म शुष्क है, ये रॉकीज पर्वत में बहती है। एलिफेंटा कैसी है? नम हवा मतलब आर्द्र हवा, ये मालाबार तट में मानसून के दौरान बहती है। मालाबार तट में मानसून के दौरान बहती है, ठीक है। हरमट्टन गर्म शुष्क हवा है, पश्चिम अफ्रीका में बहती है। ये बात ध्यान रखनी है सबको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में सूक्ष्मता में पृथ्वी सबसे अधिक तापमान का अनुभव करती है। इसका मुख्य कारण, भूमध्य रेखा के बजाय अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सूक्ष्मता में देखा जाए तो पृथ्वी सबसे अधिक तापमान का अनुभव करती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है भाई? कारण हो सकता है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम बादल कवर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इसका सही उत्तर है। बाकी देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय की तुलना में गर्मियों में दिन के घंटे अधिक होते हैं। ऐसे इसका तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा में
सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जाते टाइम भी सीधा पड़ता है, आते आते टाइम भी सीधा पड़ता है, और एक बार इस पे भी सीधा पड़ता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक बढ़ाया ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ये भी नहीं कोई मायने है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखीय स्थानों की तुलना में समुद्री क्षेत्रों के निकट हैं। आप अगर मैप में देखेंगे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र आप देख लीजिए। ठीक है, तो भूमध्य रेखा आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको वो सबसे ज़्यादा समुद्र में दिखेगा। ठीक है, इसलिए तो पहला स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, ए है सही उत्तर। हाँ, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में सूक्ष्मता में पृथ्वी सबसे अधिक तापमान का अनुभव करती है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम बादल कवर होते हैं। ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर उच्चतम तापमान का अनुभव नहीं करती है। यहाँ क्या है, बढ़ती हवा दैनिक गरज के साथ उत्पन्न होती है और जो काफ़ी मात्रा में गर्मी ऊर्जा को उपभोग कर लेती है। ठीक है, और हवा के तापमान को कई डिग्री सेल्सियस तक दबा भी देती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, भूमध्य सागर में ऐसा नहीं, भूमध्य रेखा पे ऐसा नहीं होता। अधिक से अधिक क्लाउड कवर सूरज की रोशनी की मात्रा को कम करने में भी मदद करता है। वास्तव में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान 25 से 40 के बीच उच्च दबाव के उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में ही स्थित है, जहां क्लाउड कवर वस्तुतः अस्तित्वहीन है और पूरे वर्ष धूप का स्तर बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मात्रा द्वारा उनके प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना, हमें ज़्यादा से कम की तरफ नहीं, कम से ज़्यादा, मतलब बढ़ते क्रम में बोला गया ना, इसलिए तो कम से ज़्यादा की तरफ जाना भाई। वायुमंडल की निम्नलिखित स्थायी गैसों की व्यवस्था करें और बताएं कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, कूट का प्रयोग करके बताना हमें। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन, इसमें इन सब में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है वैसे तो। ठीक है ना, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 1 और 4। देखिए अब सी और डी तो नहीं होगी, क्यों, 1 और 4 हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कौन सा है, नियॉन या फिर हाइड्रोजन। तो नियॉन आएगा, अब नियॉन का नंबर अब आएगा। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए इसका देखते हैं, हाँ बी सही उत्तर इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक ऊपर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जब एक एयर पार्सल को ऊपर धकेला जाता है तो पहले गीला एडियाबेटिक कूलिंग होता है और फिर ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग होता है, ऐसा कुछ है क्या। जब एक एयर पार्सल को ऊपर धकेल दिया जाता है तो पहले गीला एडियाबेटिक कूलर आर्द्र, फिर उसके बाद ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग होती है। तो सही है या फिर गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा है, शुष्क एडियाबेटिक कूलिंग के दौरान हवा में कोई भी जलवाष्प नहीं होता, तो ये भी बात सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा, शुष्क एडियाबेटिक कूलिंग की दर दुनिया भर में स्थिर है, जबकि गीले की दर लगातार बदलती रहती है। अब इसको हम बदल देते हैं, गीले को यहाँ ले जाते हैं इधर और शुष्क को यहाँ ले आते हैं। शुष्क यहाँ आया, ये इधर, आर्द्र इधर चला गया। ठीक है, अब कैसे हुआ, आर्द्र जो होगी वो स्थिर होगी क्योंकि वो भारी रहेगी, और शुष्क क्या है, हल्की होगी, वो इधर उधर दल बदल करती रहती है अपना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला और दूसरा सही, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है बताना था। ठीक है, तो बहरहाल ये इसका सही उत्तर है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, गलती हो गई। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। एयर पार्सल ऊपर धकेल जाता तो पहले सूखी एडियाबेटिक कूलिंग होती, उसके बाद गीली होती। ठीक, शुष्क एडियाबेटिक कूलिंग एयर में जलवाष्प होता है, गीले में संघनित जल होता है।
गीले में जो आर्द्र होती है उसमें संघनित जल, और जो शुष्क होता है उसमें जल वाष्प होता है। शुष्क एडियाबेटिक कूलिंग एक घटना है, ऐसी घटना जो घनत्व में बदलाव के कारण होती रहती है। घनत्व में बदलाव होता है तब होती है घटना, क्योंकि वायु पार्सल ऊपर चला जाता है और दुनिया भर में दर स्थिर है इसकी। इसके विपरीत गीले एडियाबेटिक कूलिंग के दौरान पानी संघनन शुरू कर देता है। संक्षेपण के दौरान अव्यक्त गर्मी जारी की जाती जो शीतलन की शुद्ध दर को कम करती है। अधिक गर्मी जारी होने पर शीतलन की दर धीमी हो जाती है, इसलिए यह स्थिर नहीं हो पाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाने के क्रम में बताना है कि ग्रहों की हवाओं की व्यवस्था करना है। ठीक है, क्या हवाओं को बताना है, दक्षिण से यहाँ से लेके यहाँ जाना हमें। ठीक है, इस एवज में हमें सेट करना है इनको, कैसे कैसे सेट होगा आप देखते हैं कैसे सेट होगा। देखिए, उत्तरी पश्चिमी देश, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स या साउथ वेस्टर्लीज। देखिए सबसे पहले उत्तर पश्चिमी 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया। इसके बाद साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आएंगी, 2 नंबर हो गया इसका। तीसरे नंबर पे आएगा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, 3 नंबर। और 4 नंबर पे आपका 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए 4 2 3 1, सही उत्तर क्या हो गया, सी हो गया आपका। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, मिलाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, हेलो के लक्षण कुमुलोनिम्बस बादलों से जुड़े हुए हैं, सही है या फिर गलत है? तो गलत है ये। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है कि हेलो जो है कमुलोनिम्बस बादलों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक, दूसरा गंभीर गरज ओलावृष्टि कीरोस्ट्रेटस बादलों के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अल्टोक्यूमुलस बादल आकाश में लहरों की तरह दिखाई देते हैं और ठीक मौसम का संकेत भी देते हैं, इसका तीसरा सही उत्तर हो गया। तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सी इसका सही उत्तर होगा, सी, हाँ सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं, हेलो जो होता है वो सीरोस्ट्रेटस बादल से जुड़ा हुआ है। हेलो जो है सीरोस्ट्रेटस बादल से जुड़ा हुआ है। गंभीर गरज और ओलावृष्टि तूफान कुमुलोनिम्बस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुमुलोनिम्बस से क्या क्या है, गंभीर गरज, ओलावृष्टि तूफान। ठीक, अल्टोक्यूमुलस बादल आकाश में लहरों की तरह दिखाई देते हैं और सही मौसम बताते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना है कि इनमें महासागरी धाराएं कौन कौन सी हैं। गर्म महासागरी धाराएं कौन कौन सी हैं ये बताना हमें। ठीक, अब देखिए, अब इनमें हमें गर्म महासागरी धाराओं के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। गर्म महासागरी धाराएं हैं, इसमें देखिए कैनारी है क्या, कैलिफोर्निया कैनारी, नॉर्वेजियन, उत्तर इक्वेटोरियल। उत्तर इक्वेटोरियल तो है, उत्तर इक्वेटोरियल। ठीक है, ये तो है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, ये तो है, सही है चौथा। अब देखिए चौथा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा नहीं है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा नहीं है। अब देखते हैं, चौथा है लेकिन पांचवा नहीं है, जिसमें देखिए सी और डी, सी और डी क्या है, गलत हो गए। क्यों, क्योंकि चौथा है यहाँ पे, पांचवा नहीं है। नहीं, सी गलत हुआ अभी,
डी तो अभी सेफ है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नॉर्वेजियन धारा भी क्या है, गर्म है। तो नॉर्वेजियन इक्वेटोरियल, ठीक है ना, नॉर्वेजियन और इक्वेटोरियल हैं। देखते हैं, नॉर्वेजियन और उत्तरी इक्वेटोरियल है, 3 और 4 तो हैं। अभी भी कोई सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो 3 और 4 हैं, 5वां नहीं है। कैलिफोर्निया धारा भी आपकी गर्म नहीं है, ये भी ठंडी है। अब देखिए 2 और 5 नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, 3 और 4 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तीन चार पाँच है, सही उत्तर सी होगा। नॉर्वेजियन है, उत्तरी इक्वेटोरियल है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई है। सी इसका सही उत्तर। हाँ, प्रश्न गलत हो गया हमसे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। 3, 4 और 5 सही है। देखते हैं गलत कैसे हुआ। समान तौर पर प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी भाग में धाराएं ठंडी होती हैं। पश्चिमी भाग में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए तो धाराएं ठंडी होती हैं, ये ध्यान रखना। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात हो रही थी, इसलिए वो गलत हुआ, ठीक है, इतना याद रखना है। और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो धाराएं होती हैं वो भी ठंडी होती हैं। वो धाराएं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म होती हैं, जिनका सतह तापमान अधिक होता है, गर्म धारा कहा जाता है। और वे आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर दोनों गोलार्धों के निचले मध्य अक्षांशों में देखे जाते हैं। नॉर्वेजियन, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट, ठीक है। तो नॉर्वेजियन, नॉर्थ इक्वेटोरियल और ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये क्या है, ये आपकी वार्म गर्म धाराएं हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र में ठंडी और पूर्वी क्षेत्र में गर्म धाराएं पाई जाती हैं लगभग महाद्वीपों के, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक वर्षा संवहनी है, संवैधानिक हो गया है, संवहनीय वर्षा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें तीव्र गर्मी, प्रचुर मात्रा में नमी वाले क्षेत्रों में होती है, बात सही है। सौर विकिरण हवा में संवहन धाराओं का उत्पादन करने के लिए गर्मी का मुख्य स्रोत है, ये भी बात सही है। इस प्रकार की वर्षा फसलों के लिए बहुत प्रभावी होती है, ये गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। पूछा क्या गया था, सही बताना हमें, तो सही जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर, इसलिए इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए है। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। तीव्र गर्मी, प्रचुर मात्रा में नमी वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है। सौर विकिरण हवा में संवहन धाराओं का उत्पादन करने के लिए गर्मी का मुख्य स्रोत होता है, ध्यान रखना। सौर विकिरण हवा में संवहन धाराओं को उत्पन्न करने के लिए मुख्य स्रोत है। इस तरह की वर्षा फसलों के लिए उत्तरदायी, ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि अधिकांश पानी की सतह की जल निकासी के रूप में बंद है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है फसलों के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में बताना है कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। देखते हैं, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और सेवा की स्थिति, कार्यकाल का निर्धारण भी करता है, ये बात सही है ना। सेवा शर्तें, कार्यकाल सब निर्धारित करते हैं राज्यपाल, नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और इसी तरह से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे जो प्रक्रिया लागू होती है हटाने के लिए, वही प्रक्रिया लागू होगी सेम, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो या ये भारत का निर्वाचन आयुक्त हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स हो, इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों की तरह होती है, ठीक है। वो चाहे उच्च न्यायालय राज्य का है, राज्य चुनाव आयुक्त है तो उच्च न्यायालय,
और अगर भारत के चुनाव आयुक्त हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया दो तरीके, एक अक्षमता एक और, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर सी है। हाँ ठीक है, देखते हैं। मतदाता सूची तैयार करने, पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन करने का निर्देश, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। ध्यान रखना, मतदाता सूची तैयार करते हैं, पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन भी करने का निर्देश, अधीक्षण, ये सब ये काम यही करते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाने वाली राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी सेवा की शर्तों, कार्यकाल की अवधि भी राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं। उसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके से और इसको छोड़ने के लिए कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा मतलब न्यायाधीश वाली प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। उनकी नियुक्ति के बाद सेवा की उनकी स्थिति के उनका नुकसान के लिए विभिन्न नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोई भी परिस्थिति होगी इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी, वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको सैलरी, वेतन भत्ता कहाँ दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य की संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इनका इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनका जो पद है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ठीक है ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है ना, और इसी तरीके से भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ना तो वो राष्ट्रपति के अधीन का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और न राज्य के चुनाव आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, दोनों लोगों, इतना ध्यान रखना है। और दोनों के बारे में यही चीज़ सही है कि दोनों किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि उनको हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है क्या, विशेष बहुमत, है ना, ध्यान रखना। कथन है, मुख्यमंत्री के विश्वास का आनंद लेने तक राज्य स्तर पर एक मंत्री पद पर बना रहता है। जब तक मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त है तब तक एक मंत्री भी पद पर बना रहेगा। सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य के अंतर के मामलों में इस्तीफा देने राय की बात हो रही, राय के अंतर के मामलों में इस्तीफा देने राज्यपाल को सलाह देने के लिए कह सकते हैं। तो ये भी सही है। अब दोनों सही हैं, मंत्री पद पर बना रहता है मुख्यमंत्री अगर विश्वास में है तो, ठीक, सही है। ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि मुख्यमंत्री के राय के अंतर के मामले में अगर मुख्यमंत्री के राय में कोई भी अंतर आता मंत्री के उसमें, तो उसको इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल से बोल सकते हैं या फिर राज्यपाल से उसको पद से हटाने के लिए कह सकते हैं। और यही सेम कंडीशन प्रधानमंत्री की भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो यहाँ ये कंडीशन मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद की है, यही कंडीशन प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद की होती है। हमने इसके पहले जो वीडियोस बताए हैं उनमें हमने उनके बारे में बता रखा पूरी तरह से। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका देखिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हम भागें क्यों, हम सीधा ए को सही कर देते हैं क्योंकि बात सही है। ठीक है ना, ए सही उत्तर है यहाँ। चलिए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 164 है, 164 व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत है। इसमें 164 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत दिया गया, कहा गया है कि राज्यपाल की प्रसन्नता के दौरान मंत्री पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल किसी मंत्री को उस समय हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को हटा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकता। ठीक, किसी मंत्री प्रदर्शन, मतभेद या असंतोष के मामले में मुख्यमंत्री उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं।
या फिर राज्यपाल को उसे खारिज करने की सलाह दे सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सुनिश्चित करते हैं। जब ये किसी मंत्री के राय मतलब इनके राय में अंतर आ जाए किसी मंत्री की राय को लेकर, तो क्या करते हैं, उसको इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या फिर राज्यपाल से बोल देंगे इनको हटाया जाए। तो ये काम अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करते हैं तो क्या है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को विश्लेषित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, सही है या फिर गलत है? कुलपति तो ये खुद होते हैं ना, राज्यपाल। ये प्रश्न हमने क्विज में भी करवाया है, ध्यान रखना है। राज्यपाल खुद कुलपति होते हैं। ठीक है, ठीक है। कुलाधिपति की नियुक्ति की जाती है, कुलपति की नियुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो राज्य का राज्यपाल होता है वो ऑटोमेटिक विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। ठीक। दूसरा है, राज्यपाल सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है। राज्य संचालित विश्वविद्यालय क्या मतलब है इसमें? ठीक है, बात तो ये भी है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना। चलिए, सभी राज्य संचालित मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसमें कौन होगा? बात तो ये भी है। ठीक है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। हाँ, देखिए क्या है कि राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में कार्य, वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, कुलपति नहीं, ये कुलाधिपति, कुलाधिपति, कुलाधिपतियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये खुद कुलपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दिख रहा कि औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया था? याद सबको होगा, ये बीजी तिलक को कहा गया है। ठीक है, क्यों कहते थे अब ये तो वही जाने। औपनिवेशिक ताकतों ने अक्सर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति की, तिलक स्वराज के पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, ध्यान रखना, और गांधी जी के अग्रगामी थे ये। ठीक है, गांधी जी के अग्रगामी माने जाते। क्यों? क्योंकि जो काम गांधी जी आने के बाद किए वो काम बीजी तिलक पहले ही कर रहे थे, पहले से ही वो काम कर रहे। जैसे लाठी क्लब की स्थापना की इन्होंने, गणेश उत्सव मनाने की योजना बनाई इन्होंने, शिवाजी महोत्सव का आयोजन करवाया। तो ये भी लोगों से मिलते थे, लोगों से जुड़ने का काम, लोगों से बात करने का काम ये भी करते थे, जो काम गांधी जी बाद में आके करने लग गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से देखा जाए तो बीजी तिलक गांधी जी के अग्रगामी माने जाते हैं। ठीक, उनके प्रसिद्ध घोषणा स्वराज मेरा जमशेद अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के भावी क्रांतिकारियों के लिए एक शक्तिशाली स्पष्टीकरण कॉल के रूप में कार्य किया इन्होंने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है ये। वृक्षमण सिद्धांत अभियान है कोई द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, किसके द्वारा? वृक्षमण अभियान है जो बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चीज़ बतानी हमें कि किसने चलाया है। ये चलाया कोयले की मास्टरी, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मामलों का संबंध। तो किसने चलाया है ये? सी होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए? देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वैसे इसका उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है, बी, हाँ बी सही उत्तर है इसका। हाँ ठीक है, बी है। देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कोयला मंत्रालय इसको चला रहा है। वृक्षारोपण अभियान, वृक्षाण अभियान का आयोजन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी कोयला इग्नाइट PSU इसमें शामिल होंगे, कोयला इग्नाइट PSU शामिल होंगे। ठीक, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसके तहत PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, ऐसी होता ना,
पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये ना, तो यही सब है जो है, ठीक है। इसके तहत बड़े पैमाने पर रोपण कॉलोनियों, कार्यालयों, खानों में और कोयला इग्नाइट पीएसयू के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में किया जाएगा। आगे भी है कि समाज द्वारा वृक्षारोपण बढ़ावा देने के लिए आसपास के क्षेत्रों में अभियान के तहत बीज भी दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्या क्या दिया जाएगा, तो बीज भी वितरित किए जाएंगे, भाई आप पेड़ लगाइए, हम आपको दे रहे हैं, ठीक, ये वाला सिस्टम होगा इसमें, ठीक है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।